जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने शिक्षण संस्थान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो बायोलॉजी की थ्योरी और अन्य जो हैं मृदा से लेकर आपको बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी आदि एग्जामों में जो पूछे जाते हैं, उन सब का हम निचोड़ लेकर आ गए हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास। चलिए सीधी बात करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं हमारा नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है कौन होता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो यकृत होता है, यानी लीवर को हम मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के वृक्क की संख्या, मनुष्य जो होता है, मनुष्य में कितने जो वृक्क होते हैं। तो मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। पूछे कि मनुष्य में कितने जोड़ी वृक्क होते हैं, तो 1 जोड़ी वृक्क होते हैं, यानी 2 होते हैं। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। जो 24 घंटे में मूत्र उत्सर्जित करता है सामान्य मनुष्य, वो 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित यानी मूत्र को बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं। खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 8 होती है। जो खोपड़ी है यानी ब्रेन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपिस जो है कान में पाई जाती है। स्टेपिस जो है कान में हड्डी पाई जाती है, वो स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस। अब हार्मोन जो है, हार्मोन का कार्य क्या है। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स का क्या कार्य है। तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे अन्य रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें हार्मोन की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर से अंतःस्रावित होते रहते हुए हैं। अब जो देखते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाते हैं। जो पीयूष ग्रंथि आपसे पूछेगा इनमें से मास्टर ग्रंथि कौन है, ऑप्शन दे देगा 4 ठो, तो उसमें से आपको पीयूष ग्रंथि मारना है। जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मेंडुला ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जो मेंडुला ग्रंथि है किसको नियंत्रित करता है, मेंडुला ग्रंथि जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला कौन सा है, तो वह है रक्तचाप। मेंडुला ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि जो जीर्ण है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो जीर्ण जिसको वृद्धा कहा जाता है, जीर्ण वृद्धा यानी जो वृद्ध पुरुष होते हैं यानी वृद्धा, इसके अध्ययन जीर्ण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीर्ण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये रेलवे आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीर्ण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीर्ण के अध्ययन को जीर्ण के जिसे और साइंस बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, तो उसी तरह जीर्ण जो है वृद्धा का अध्ययन किसको कहा जाता है, तो वृद्धा का अध्ययन देखिए किसको कहा जाता है, तो जीर्ण यानी वृद्धा का अध्ययन कहा जाता है जेरोटोलॉजी को, यानी किसको, जेरेटोलॉजी को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं आपको छोटे अक्षरों में। जीर्ण का अध्ययन किसको कहा जाता है, जीर्ण का अध्ययन कहा जाता है, जीर्ण का अध्ययन जेरेटोलॉजी। इसको साफ भाषा में कहें तो जेरेटोलॉजी कहा जाता है। जीर्ण यानी वृद्धा, जो वृद्ध पुरुषों का अध्ययन कहता है उसको जीर्ण कहा जाता है। ये पूछा हुआ जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपको याद पड़ गया तो आपको बता दिए हैं। अब देखिए इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। जो अग्न्याशय ग्रंथि है वहाँ से इंसुलिन का स्राव होता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की वृद्धि एवं अनुपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। तो शरीर की वृद्धि एवं अनुपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो शरीर की वृद्धि अनुपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको अनावृत बीजी कहते हैं। आपको आवृत बीजी और अनावृत बीजी नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं कि आवृत बीजी में आवरण पाया जाता है और कवच पाया जाता है, और अनावृत बीजी में आवरण और कवच नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बता दिए हैं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
साग सब्जी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जो साग सब्जी का अध्ययन होता है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत कहलाता है। जो इसमें साग सब्जी का अध्ययन कहते हैं उसमें हम ओलेरी कल्चर के अंतर्गत इसका साग सब्जी का अध्ययन कहते हैं। अब देखते हैं मिट्टी के अध्ययन। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? जो टमाटर का रंग होता है, टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपिन के कारण लाल हो जाता है। जो टमाटर होता है पीला होता है, हरा होता है, जब उसको पक जाता है तो उसमें लाइकोपिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग जो है लाल हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे ज़्यादा कोशिकाएं शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कोशिकाएं जो होती हैं शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती हैं। अब देखिए, शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन है? तो शरीर का सबसे जो कठोर तत्व है वह है दांतों के ऊपर जो एनामिल की हड्डी होती है। दांतों के ऊपर एनामिल की हड्डी वो शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों से ढका होता है? तो जो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकों से ढका होता है। जो हृदय है 4 कोष्ठकों से चारों तरफ से ढका होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है एवं वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं? आपसे पूछेगा कि शरीर को ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पूछ देगा कि शरीर को ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। हमारे शरीर में लगभग स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होनी चाहिए। शरीर में स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर में जो मात्रा होती है जल की उसको मात्रा 65 से 80% होनी चाहिए। अब देखिए, मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के लिए XY के क्रोमोजोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के XX क्रोमोजोम पर। जब मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है कि लड़का लड़की है कि लड़का है, वो पुरुषों के पास इसकी क्षमता है। यानी पुरुषों के पास XY क्रोमोजोम होते हैं, दोनों क्रोमोजोम होते हैं, तो वो निर्धारण करता है पुरुष के हार्मोन क्रोमोजोम पर निर्भर करते हैं कि स्त्री के गर्भ में लड़का है कि लड़की है। क्योंकि स्त्री के पास सिर्फ XX होता है, केवल एक हार्मोन एक क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जबकि XY दोनों पुरुष में पाए जाते हैं। तो पुरुषों पर यह पूर्ण रूप से डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या मौजूद होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो उसमें आयोडीन होती है। अब बताइए कि थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर वहाँ पर आपको जवाब दे देंगे। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि देखिए, जो केल्विन में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। और फारेनहाइट में 96 डिग्री फारेनहाइट होता है। 96 डिग्री फारेनहाइट मानव शरीर का तापमान 96 डिग्री फारेनहाइट होता है। और आपको सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस में होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो इसको आप लोग याद रखना है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। थोड़ा सा और असंतुलित भोजन कीजिएगा तो उससे कुपोषण के आप शिकार हो जाइएगा। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। दूध में जो होता है प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है और पोटेशियम भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि दूध का सेवन आप लोग अधिक कीजिए, अधिक मात्रा में कीजिए। देखिए, मनुष्य में रक्त जो होता है, मनुष्य के रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन, देखिए हमारे शरीर में 2 सूत्री विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में किए हैं, वहां से आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक होगा, वहां से देख लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बारे में पूर्ण रूप से हम वर्णन किए हुए हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? तो हमारे आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। ऑक्सीजन से पूछेगा ऑक्सीजन की
कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। अब तंत्रिका तंत्र, आपसे हम पूछे थे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हम न्यूरॉन को कहते हैं। न्यूरॉन को कहते हैं, किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। अब बताइए कि नेफ्रॉन को किसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं? नेफ्रॉन को। इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वह है न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई भी न्यूरॉन है। जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है उसको वो भी न्यूरॉन है और सबसे बड़ी कोशिका भी न्यूरॉन है। अब देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको न्यूरॉन से पूछता है। एक तो देख लिया आप, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, ये तो देख लिए हैं। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो सियाटिक होती है। जो सियाटिक है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। जो सियाटिक होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। जो ईस्ट होता है, ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी के बनाने में किया जाता है। अब देखिए, कलर ब्लाइंडनेस यानी रणवर्णधता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। ये जो रोग होता है रंग वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जो है मनुष्य लाल रंग तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। उसको लाल रंग और हरा रंग समझ में नहीं आता है। रंग वर्णधता को डाल्टनिक रोग भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि रंग वर्णधता का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो उसका अन्य दूसरा नाम है डाल्टनिक रोग है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एड्स रोग जो होता है किस वायरस के कमी के कारण होता है? तो एड्स रोग जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। जो आप पूछेगा कि HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो हमारा एड्स रोग होता है। अब देखिए, हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है। जो हीमोफीलिया रोग होता है तो रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बन पाता है। अब क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो यह प्रोटीन की कमी से होती है। और किस में होती है? तो यह मुख्य रूप से बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में 208 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। तो इसको अभी आप लोग याद रखिएगा। आपको बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन कराएंगे। एकदम टॉप 50 क्वेश्चनों का एकदम फटाफट 50 से आप 100 एक क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। आपसे पसलियों की संख्या पूछेगा। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं, यानी मनुष्य के पसलियों में जो होती हैं 24 हड्डियां होती हैं। पूछेगा कि कितनी पेयर होती हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने पेयर होती हैं, यानी कितनी जोड़ी होती हैं? तब 12 के जोड़ी होती हैं। 12 के जोड़े में होती हैं। एक साइड 12 यानी 24 टोटल होती हैं। अब शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य हमारा सेरिबेलम करता है। आपसे पूछ देगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम होता है। जो मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। तो देख लिए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दोहरा जा रहा है तो आपको आ जा रहा है तो इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। रक्तदाब की माप किस से की जाती है? तो रक्तदाब है यानी ब्लड प्रेशर की माप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा की जाती है। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब की माप की जाती है। ठीक है। अब देख लेते हैं हृदय। जो हृदय है, हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन जो होता है 300 ग्राम होता है। जो हृदय है, हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का केसिन होता है। जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है उसका नाम है केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है? दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम है केसिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। जो मनुष्य का लार होता है जो खाने को पचने में सहायक होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब मृत आरबीसी यानी मृत रेड ब्लड सेल्स में कहाँ नष्ट होते हैं? जो मृत आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स वो जाकर हमारे यकृत यानी लीवर में जाकर नष्ट हो जाते हैं।
यकृत में जाकर नष्ट हो जाते हैं। अब अग्न्याशय, अग्न्याशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो अग्न्याशय ग्रंथि है वह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, लीवर। दूसरे नंबर पर आता है अग्न्याशय, तो इसको भी याद रखना है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में इंसुलिन का कार्य है C6H12O6 को नियंत्रित करना, यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करना। अब देख लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज वेंटिंग एवन वेस्ट ने की थी 1921 में की, 1921 ईस्वी में। वेंटिंग एवन वेस्ट ने इंसुलिन की खोज 1921 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और इसी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो कैरोलस लिनियस है, जो कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को 1753 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है कहाँ? कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिन B12 जो होता है कोबाल्ट में पाया जाता है। अब जो देख लेते हैं विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जब जल का अपघटन होता है तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे तेज लाल रंग का प्रकाश में होता है। जो सबसे तेज होता है, सबसे तेज क्रिया किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। क्यों होती है? इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रक्त को थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। जो विटामिन के होता है हमारे शरीर में वो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अब देखते हैं विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। जो फंक नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने विटामिन का खोज किया था। वसा की कमी से शरीर का विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, यानी वसा की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पौधे का जनन अंग कौन है? तो पौधे का जनन अंग फूल है। अब फूल में नर युग्मक कौन होता है और मादा युग्मक कौन होता है? इसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि ये सब जड़ हैं। ये सब कैसे पौधे हैं? ये सब जड़ हैं। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन ये सब इत्यादि भूमिगत रूपांतरित तना है। ये सब भूमिगत रूपांतरित तना है। अब पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। लसिका घाव भरने में मदद करती है। जो लसिका होती है वो घाव के भरने में मदद करती है। अब देख लेते हैं सर, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग 3 निशान लगा कर रख लीजिए, 3 स्टार कर रख लीजिए। आपको ये जरूर पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पर देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो टीकाकरण है, टीकाकरण का जनक किसको कहा जाता है? जो टीकाकरण है, टीकाकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो टीकाकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो टीकाकरण का जनक जो होता है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर या आप जेनर भी कह सकते हैं। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रख लीजिए जरूर। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक वर्ष 2018 से 2019 के जितने भी क्वेश्चन हैं, 1300 सबसे बेहतरीन प्रश्नों का अध्यावरत संग्रह है, इसको 12 बारी से हम लोग देखते चलेंगे। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए आप हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेशन को शेयर करें कि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।